हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, की खबरें पहुंचा रहा है। मेरा समझना है कि अगर कोई इस इलाके की सियासत को समझ ले तो शैतानी ताकतों की तरफ से इस इलाके की तबाही की कहानी को समझना आसान हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़े वाक़यात इजराइल में रूनुमा हो रहे हैं। एक तरफ कल इजरायली फ़ौज ने जेनिन शहर में 6 फ़िलिस्तीनी लोगों को कत्ल किया है, जिसके जवाब में हमास की तरफ से रॉकेट हमला किया गया है, जिसे इजराइल नाकाम बता रहा है। साथ ही वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल के 2 जासूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल के सेल्फ डिफेंस के हक को सपोर्ट किया है। उधर नेतन्याहू अब भी एयरफोर्स के उन पायलट्स को मनाने में नाकाम हैं जिन्होंने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है। लिकुड पार्टी के मेंबर्स से फौज के खिलाफ जबान नहीं खोलने की ताकीद की गई है। इस सब के बीच साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट ने फिलिस्तीनियों पर बढ़ते जुल्म को देखते हुए इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की सतह कम करने का फैसला लिया है। उधर सऊदी अरब में शिया मेजॉरिटी वाले पूर्वी सूबे कतीफ के रहने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट हैदर अल तहफा को सरकार मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में फांसी लगा दी गई है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। अब आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर है कि वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में छापे के दौरान इजरायली फौज ने कम से कम 6 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 11 को जख्मी कर दिया। अल जजीरा ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से कहा है कि जख्मियों में से 2 को शदीद चोटें आई हैं। चश्मदीद गवाहों ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि इजरायली फौज ने एक घर को घेर लिया और उस पर रॉकेट दागे गए। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो फुटेज में शहर में दाखिल होने वाली फौजी गाड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल का कहना है कि पिछले हफ्ते फिलिस्तीनी गांव हुवारा के पास एक यहूदी बस्ती से 2 भाइयों को गोलीबारी में मारने में शामिल एक फिलिस्तीनी शख्स को भी फौजी कार्रवाई में मारा गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि फौजियों ने उस बंदूकधारी को खत्म कर दिया है जिसने पिछले महीने वेस्ट बैंक में 2 इजरायली यहूदियों को मार डाला था। अल जजीरा की सारा खैरात ने रामल्ला से रिपोर्टिंग करते हुए बताया है कि इजरायली फौज के जरिए नाबलुस के साउथ में एक रेफ्यूजी कैंप में ट्यूसडे शाम को एक और फौजी कार्रवाई की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फिलिस्तीनी अफसरान ने कहा है कि जेनिन में होने वाले ऑपरेशंस में 49 साल के अब्दुल फत्ताह हुसैन खरोशा की मौत हुई है। शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि नाबलुस के पास अस्कर रेफ्यूजी कैंप में रहने वाला हमास का मेंबर खरोशा टेररिस्ट था जिसने 26 फरवरी को हुवारा में एक इजरायली कार पर गोलियां चलाईं, जिसमें 2 भाई हालेल और यागेल यानिव मारे गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन फौजियों की तारीफ की है जिन्होंने उनके मुताबिक जालिम टेररिस्ट का सफाया किया है जिसने 2 भाइयों का कोल्ड ब्लड कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाता है वो उसके ही सिर पर गुजरता है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक IDF के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि हमास के कंट्रोल वाले गजा पट्टी से इजराइल की तरफ लॉन्च किया गया एक रॉकेट गजा की हदूद के अंदर ही गिर गया, जिससे साउथ इजरायली शहर किबुट्स में रॉकेट सायरन बजने लगे। हमास की तरफ से ये रॉकेट हमला जेनिन में इजराइल के जरिए 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद किया गया है। इजरायली हमले में मारे जाने वाला हमास का मेंबर अब्दुल फत्ताह हुसैन खरोशा को हाल ही में टेररिस्ट हमले का प्लान बनाने की साजिश के इल्जाम में 8 महीने के बाद जेल से रिहा किया गया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास की तरफ से रॉकेट के नाकाम हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। इजराइल समझता है कि जेनिन में फौजी कार्रवाई के बदले के लिए फिलिस्तीनी हमले करने की कोशिश करेंगे। इस बीच लेबनान के अलमनार टीवी ने खबर दी है कि जेनिन में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजरायली फोर्सेस के साथ टकराव के दौरान 2 जासूस ड्रोन मार गिराए हैं। फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
IED के धमाकों से इजरायली दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने का ऐलान किया है। अलमनार टीवी की वेबसाइट पर ड्रोन को मार गिराने की वीडियो भी मौजूद है। इजराइल के जरिए 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के हक को सपोर्ट किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने हुवारा में यहूदियों के खिलाफ ताज़ा हमले पर चिंता जताई है, लेकिन इजराइल को सब्र करने की अपील नहीं की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के वाशिंगटन में रिपोर्टर जैकब मजीद ने बताया है कि बाइडेन सरकार ट्यूसडे को जेनिन रिफ्यूजी कैंप में IDF के जरिए टेररिस्ट मुखालिफ ऑपरेशन को सपोर्ट करती दिखाई दी। अब से पहले की इजरायली कार्रवाइयों पर दिए गए रिएक्शन से ये बिल्कुल अलग है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जेनिन में की गई कार्रवाई के बारे में सवाल पूछे जाने पर नेड प्राइस ने इजरायली फौज के दावे का जिक्र किया कि उसके फौजी एक आतंकी गोलीबारी के क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे, जिसने पिछले हफ्ते पास के फिलिस्तीनी शहर हुवारा से 2 इजरायली भाइयों की जान ली थी। उस हमले को खतरनाक बताते हुए प्राइस ने कहा कि इजराइल के पास टेररिस्ट ग्रुप समेत सभी तरह के हमलों के खिलाफ अपने लोगों और अपने इलाके की हिफाजत करने का कानूनी हक मौजूद है। इस सब के बीच इजराइल की शिद्दत पसंद सरकार के जरिए अदालतों को अपने तहत लाने की कोशिश के खिलाफ हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 25 साबिक पुलिस सरबराहों और कमांडरों ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए लिखा है कि फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर की पॉलिसी से तीसरा इंतफाजा यानी फिलिस्तीनी बगावत शुरू हो जाएगी। कल ट्यूसडे को चैनल 12 ने बताया है कि साबिक सीनियर पुलिस अफसरान ने रमजान के दौरान पूर्वी यरूशलेम में उनके मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बने फिलिस्तीनी घरों को गिराने के बेन गवीर के हुक्म से वे काफ़ी फिक्रमंद हैं। खत में कहा गया है कि हकीकत में रमज़ान के दौरान पिछले बरसों की तरह तनाव को कम करने के लिए सरगर्मियों को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस सब के बीच ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी बिगड़ते हुए हालात से परेशान हो गए हैं। नेतन्याहू ने कल ट्यूसडे को अपनी लिकुड पार्टी के नेसेट के मेंबर्स को सरकार के जुडिशल ओवरहॉल की मुखालिफत में सर्विस करने से इनकार करने वाले रिजर्व फौजियों के खिलाफ बयान दिए जाने पर नुक्ताचीनी की है। नेतन्याहू ने कहा कि सर्विस से इनकार एक खतरनाक वाकया है जिसकी मजबूती से मुखालिफत करने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो इस गर्म माहौल में भी बयान हद में रहकर देने चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा मकसद तनाव को कम करना है, भड़काना नहीं है, और ये बिना किसी एक्सेप्शन के सभी पर लागू होता है। उनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने सरकार के सभी मेंबरान की नुक्ताचीनी की जिन्होंने मुखालफत करने वाले रिजर्व फौजियों के खिलाफ बयान दिए हैं। गैलेंट ने कहा कि जो लोग लेफ्ट या राइट से IDF फौजियों को जलील करते हैं उनके पास अवामी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं उनकी सियासी पोजीशन की परवाह किए बिना रिजर्व फोर्स की तारीफ और सपोर्ट करता हूं। आपको बता दूं कि लिकुड पार्टी से कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्लोमो करही और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गैलेंट डिस्टल अटबेरियन ने पिछले दिनों रिजर्व फोर्स के पायलट्स के जरिए ड्यूटी पर नहीं आने के फैसले के बाद सख्त बयानात दिए थे। करही ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जो लोग जुडिशल ओवरहॉल की मुखालिफत में IDF रिजर्व ड्यूटी पर आने से इनकार करते हैं वे भाड़ में जा सकते हैं। वहीं एडबोरियन ने ट्विटर पर कहा था कि यहाँ ऐसे फौजी हैं जिन्होंने अपने भाइयों की हड्डियों को कब्र से बाहर निकाला और एक भी हुक्म को कबूल करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने 2005 में गजा से वापसी के वक्त वहां की यहूदी बस्तियों के शिफ्ट करने के लिए डेड बॉडीज को फौजी रब्बियों के जरिए कब्रों से खोदने का हवाला देते हुए ये बात कही। इसी दरमियान खबर है कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और फौज के सरबराह हर्जी हालेवी ने कल रिजर्व फौजियों से उनकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश करते हुए मुलाकात की। कुछ दिन पहले एयरफोर्स की 70वीं स्क्वाड्रन के 40 में से 37 पायलट्स ने जुडिशल ओवरहॉल की मुखालिफत करते हुए पहले से तयशुदा ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। डिफेंस मिनिस्टर और फौज के सरबराह के साथ मुलाकात में शामिल रिजर्व फौजियों ने चैनल 13 को बताया कि उन्होंने बैठक को हैरानकुन महसूस करते हुए छोड़ दिया, यह शिकायत करते हुए कि गैलेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि
کیا ہو رہا ہے اور وہ نعروں میں بول رہے ہیں۔ ایک فوجی نے بتایا کہ انہوں نے کچھ بھی وعدہ نہیں کیا ہے اور ہمدردی کی کمی ہے۔ انہوں نے مخالفت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ہم نا امید ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نیوی، خفیہ ڈپارٹمنٹ، ایئر فورس اور IDF کی زمینی ریزرو فورسز کے نمائندوں نے گیلنٹ اور حلیوی سے ملاقات کی ہے۔ بات چیت کے بعد ڈیفنس منسٹر نے سبھی ریزرو فورسز کا بچاؤ کرنے کی بات کی، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو ان سے الگ سوچتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آخر میں آج کی 2 اور اہم خبریں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ لندن سے کام کرنے والی خبروں کی ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے خبر دی ہے کہ ساؤتھ افریقی پارلیمنٹ نے کل ٹیوزڈے کو فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم کو دیکھتے ہوئے اسرائیل میں اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کو کمتر سطح پر کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ نیشنل فریڈم پارٹی NFP، جس نے مسودہ ریزولوشن پیش کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے اگر وہ زندہ ہوتے تو رنگ بھید مخالف لیڈر نیلسن منڈیلا کا سپورٹ حاصل ہوتا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس پر منڈیلا کو فخر ہوتا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہماری آزادی فلسطینیوں کی آزادی کے بنا ادھوری ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ نیلسن منڈیلا بھارت کے مہاتما گاندھی کی سطح کے لیڈر تھے، جنہوں نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف جدوجہد کی اور ملک کو آزادی دلائی۔ ان کا دیہانت 2013 میں ہوا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے تعلقات حال کے برسوں میں فلسطینیوں کے خلاف ظلم کی وجہ سے کافی تناؤ بھرے ہیں۔ آج کی آخری خبر سعودی عرب سے ہے، جہاں شیعہ میجورٹی والے صوبے قطیف کے ایک سیاسی ایکٹیوسٹ حیدر علی طحیفہ کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے لندن میں موجود عربی زبان کے نابا ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے کل صبح سویرے قطیف کے رہنے والے حیدر ناصر الطحیفہ کو پھانسی کی سزا دی ہے۔ ٹیلی ویژن چینل نے سعودی عرب کے انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ طحیفہ کو ریاض مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ملک کے خلاف بغاوت کے الزام میں موت کی سزا دی گئی ہے۔ انٹیریئر منسٹری نے طحیفہ پر ملک کی اندرونی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا کرنے، سرکاری پراپرٹی کو تباہ کرنے اور بربرتا کے کام انجام دینے کے مقصد سے ٹیررسٹ سیل ہونے کا الزام لگایا تھا۔ طحیفہ کو ستمبر 2017 کے شروعات میں قطیف میں گرفتار کیا گیا تھا اور سعودی راجدھانی ریاض کے پاس جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ ستمبر 2021 میں انہیں موت کی سزا طے کی گئی اور اپیل کی عدالت نے بھی اس کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ اسے دمام میں 5 سال قید میں رکھنے کے بعد موت کی سزا دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں لگاتار بے چینی بڑھی ہوئی ہے۔ ایک طرف امریکہ کا نزدیک ترین دوست اسرائیل ہے، جسے نہ صرف فلسطینی ریزسٹنس کا سامنا ہے بلکہ اب اس کی فوج بھی حکومت کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں سرکار اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کر رہی ہے۔ اب سے پہلے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے ہی خاندان کے بہت سے نزدیکی لوگوں اور مکہ اور مدینہ جیسی اہم بڑی مسجدوں کے کئی اماموں سمیت سینکڑوں علماء کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسی خبریں غیر ملکوں میں رہنے والے ان سعودی شہریوں کے ذریعے باہر آتی ہیں جو پرزنر آف کانشنس جیسے ٹویٹر ہینڈل پر اور ہیومن رائٹس گروپس میں سرگرم ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔